आप देख रहे हैं जीरो टिलेज मतलब गेहूं की सीधी बुआई बिना जुताई। इसमें 4 पानी लगा दिया हूं बुआई के साथ में अगर गिना जाए तो। और इसमें बीडीसाइड भी दवा का स्प्रे किया गया था। फिर भी आप देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा ग्रोथ, इतनी बड़ी बड़ी खरपतवार की गांठ। आखिर क्या है इसका समाधान? क्या अब मैं फिर से कभी बिना जुताई गेहूं की सीधी बुआई, जिसे जीरो टिलेज गेहूं कहते हैं, क्या उसकी तरफ फिर करने के बारे में सोचूंगा या नहीं? इस वीडियो में आप जानेंगे आखिर इसमें क्या क्या समस्या आई है और उससे किस तरीके से निदान पाया जा सकता है। इस वीडियो में जानेंगे। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मालिक। 4 बारी इसमें पानी लगा दिया हूं और 3 बार इसमें खाद डाल दिया हूं। 3 बार खाद में एक बार यूरिया और डीएपी, दूसरी बार में फिर से यूरिया और फसल रखवाला ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई भी है। और अभी इसके बाद में फिर से यूरिया एक बार लगभग 45 दिन में, मतलब सिंचाई के बाद में। तो देखिए गेहूं की कंडीशन, जो भी पेड़ है गेहूं के जो जर्मिनेशन है, ग्रोथ तो उसमें बहुत अच्छी दिख रही है। स्प्राउटिंग, उसमें ब्रांचेज जो है बहुत ज़्यादा ही है। अभी तो आप 24-25 भी गिन सकते हैं अगर गिनती करने पर मैं आऊँ तो। लेकिन इसमें समस्या एक ये बनी है, जिस तरीके से हमने इसकी बुआई किया था, इसमें कुछ खरपतवार भी आप देख पा रहे हैं जो पैडी के वेस्टेज होते हैं, जिसे धान का वेस्टेज कह सकते हैं, पुआल कह सकते हैं, क्योंकि खेत में अच्छी तरीके से कटाई नहीं हो पाई थी धान की। तो जब इसको जलाया था, हर चीज़ की अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद में। जब धान की कटाई कर रहा था तो आधे तक ही धान काट पाया था और लगा था कि अब मुझे टाइम नहीं मिलेगा, फिर इसी में फंसे रहेंगे। गेहूं की बिजाई अब लेट हो जाएगी, तो इसमें नमी ज़्यादा होने की वजह से पानी लगाकर इसकी बिजाई कर दिया गया था, गेहूं की बुआई कर दिया था। किस तरीके से किया था इसकी भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। अभी आप देख लीजिए कि मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि किस तरीके से कितनी स्प्राउटिंग है, कितनी ब्रांचेज है। दिखा दीजिएगा अगर किसी के पास में हो, और दे दीजिएगा जवाब कि अगर आपके पास में हो। जुताई के साथ में गेहूं के अगर आपने बुआई किया है और इतने ब्रांचेज, अगर उसमें 22-25 अगर ब्रांचेज हों तो आप मुझे दिखा दीजिएगा। इसी पेड़ को मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि शुरुआत से ही इस पेड़ को मैं दिखाता चला आ रहा हूं। अगर आपको लगता होगा कि ये तो दूर बीज है, इसके आसपास में पेड़ नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा स्प्राउटिंग हुई है, तो जब इतनी समझ आपको है कि दूर पेड़ होने की वजह से ज़्यादा स्प्राउटिंग होती है, तो आप हमें मत समझाइए, हमें मत बताइए, आप खुद समझिए। मैं तो दूर बीज डालता ही हूँ और आपको लगता होगा देखने में कि इसमें कुछ है नहीं। सब्र कर बंदे, वो दिन भी आएगा, प्यासे से मिलने समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मैं आपको दिखाऊंगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, सरकार की मेहरबानी ज़्यादा हम पर हावी ना हुई, कि ये जो खुले जानवर हैं इनका प्रकोप अगर ना दिखा, हालांकि पूरी तरीके से व्यवस्थित मैं चल भी रहा हूँ। बीच बीच में ऑर्गेनिक मैन्योर और फसल रखवाला जैसे मैं प्रोडक्ट का, खेतीबाड़ी के प्रोडक्ट का यूज भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कभी न कभी आ ही जाते हैं, अपना काम कर ही जाते हैं। सब कुछ बेहतर रहा तो दिखाऊंगा कि जीरो टिलेज विधि मुसीबत का खजाना नहीं है, बल्कि आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, अभी मैं किसी दूसरे को नहीं कह सकता, लेकिन हमारे लिए शायद वरदान ही साबित है।
4 पानी की बात कर दिया हूँ इसमें कि 4 पानी लगा दिया हूँ इतने कम टाइम में। तो लगभग ये 55 दिन का गेहूँ हो गया है। और मैं जब गेहूँ से खर निकाल रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि नमी अभी भरपूर मात्रा में है। अब इसमें मुझे करने की ज़रूरत है कि ये जो खरपतवार दिख रहा है इसको निकालना ज़रूरी है। आपको लगता होगा कि वीडीसाइड दवा का भी स्प्रे किया था और खर भी इतना हो गया है जिसे गेहूं के साथ में सोहूं खर होता है। कई कई जगह पर गुल्ली डंडा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ सोहूं बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गेहूं की हाइट आपको थोड़ा सा कम लग रही होगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लगभग 1 से 1.5 इंची 2 इंच तक ये गेहूं दबा हुआ है खरपतवार की वजह से। जो पैडी वेस्टेज है, धान का जो कबाड़ा है जिसे पुआल पैरा भी कह सकते हैं, उसकी वजह से हाइट थोड़ा सा कम लग रही है। लेकिन भाई साहब ग्रोथ में कहीं से भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब वीडियो चाहे जितनी लंबी कर दूं, देखने में तो अच्छा लग ही रहा है और अच्छा लगेगा भी। ये बीच बीच में घुसकर भी दिखाया हूँ आपको कि आपको न लगे। अब आपको लगेगा कि कहीं पर पेड़ ही नहीं है। नहीं है पेड़ तो हमारा क्या जा रहा है, बहुत है, जितना हो जाएगा उतना ही बहुत है। हाँ, बुआई में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा कि कहीं पर जर्मिनेशन हुआ, कहीं पर जर्मिनेशन नहीं हुआ, कहीं पर बीज पड़ा होगा तो कहीं पर नहीं पड़ा होगा, और पड़ा होगा तो चिड़िया भी खा गई होंगी, बीज में भी कमी रही होगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पूरे खेत में जर्मिनेशन की बात, तो मैं आपको बता दूं कि जितना भूभाग है ये 10 बिसवे के करीब में, इतने में गेहूं 98% ज़मीन पर गेहूं बहुत अच्छा है। अब बीच बीच में ही आके मैं आपको इसलिए दिखाता हूं कि यहाँ पर बीज कम है, यहाँ पर जो काम मैं करूँगा वो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से दिखाई देगी। वरना एक बार में अगर मैं दिखाऊं तो ये जो खाली जगह है ये आपको दिखेगा ही नहीं कि हाँ जगह भी खाली है। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से जीरो टिलेज विधि अच्छी है। अब मुझे इसमें यही काम करना है कि इसको आराम से बैठकर या तो आप लेबर के द्वारा इस घास पात को निकालें, खरपतवार को निकालें, या तो खुद से मेहनत करें। बाकी अब इसमें वीडीसाइड दवा का स्प्रे करने का टाइम नहीं है, इसकी ये अवस्था नहीं है कि आप इसमें वीडीसाइड दवा का स्प्रे करें। अभी जल्द में ही मैं इसमें पानी लगाऊंगा। एक बार यूरिया का बुरकाव करके सिंचाई कर देंगे और सिंचाई करने के बाद में फिर से इसमें यूरिया का छिड़काव करेंगे। ये पानी और पानी के बाद में यूरिया का छिड़काव मेरे हिसाब से आखिरी पानी और आखिरी फर्टिलाइज़र होगा। अब आपको यूरिया का मैं आपको बता दिया हूँ, लगभग 2 बार 3 बार चर्चा किया हूँ इस वीडियो में, तो आपको लगेगा कि पता नहीं कितनी यूरिया डालता है। ये देख लीजिए, जो मैं आपको बता रहा था कि ओवरऑल हर जगह ठीक ही है। काम वहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जहाँ पर आपको दिखे कि हाँ मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ओवरऑल 98% में 97% ज़मीन पर जहाँ पर ये गेहूँ जीरो टिलेज विधि से बोया गया है बहुत अच्छा है। बस 2% में ही आपको दिखता होगा, लेकिन वीडियो में आपको ज़्यादा दिखता होगा एरिया। तो वही मैं आपको बता दिया हूँ कि 98% पर गेहूँ इतना बढ़िया है कि जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही है। अब खरपतवार की भी पहचान बहुत ज़रूरी है। इतनी सावधानी के साथ में मैं काम कर रहा था, लेकिन फिर भी इसमें 1-2 पेड़ गेहूं निकल ही आया। देखिए खरपतवार और गेहूं में अंतर कैसे पहचानेंगे।
पहली बात तो जो गेहूं का डेवलपमेंट है वो खरपतवार से ज़्यादा होगा, क्योंकि खरपतवार पर एक बार बीडीसाइड दवा का स्प्रे किया गया है, तो जब तक दवा का असर किया था तब तक गेहूं में ग्रोथ दिखी थी, गेहूं में ग्रोथ दिखी थी, और बीडीसाइड दवा बीडर पर मतलब खरपतवार पर ग्रोथ नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है। हाँ, कहीं कहीं पर जहाँ पर दवा कम पड़ी है या दवा नहीं पड़ी है वहाँ पर गेहूं से भी बड़ा हो गया है, लेकिन ग्रोथ उसकी उतनी बेहतर नहीं है। एक दो कल्ले ही हैं गेहूं के बीच में जो हैं, लेकिन वो उससे बड़ा हो गया है। अब कैसे पहचानेंगे कि सोहूं और गेहूं में कैसे अंतर? देखिए, एक बार आप ये देख लीजिए कि ये बिल्कुल लाइट कलर में होता है, हल्का हरा होता है, और गेहूं का कलर गहरा हरा होता है। पहली बात तो आप कलर से पहचान सकते हैं। दूसरी बात, जितना ग्रोथ गेहूं में होगी उतना ग्रोथ खरपतवार में नहीं होगी, क्योंकि जो आप काम करते हैं वो गेहूं के सूटेबल हो ऐसी दवा, ऐसी खाद का प्रयोग करते हैं, और खरपतवार को नाश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए दवा का प्रयोग करते हैं जो खरपतवार पर ही प्रभावित होता है। या तो खरपतवार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, या तो फिर थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं कि बीच बीच में बीडीसाइड दवा का स्प्रे करने के बाद में भी, खरपतवार की दवा का प्रयोग करने के बाद में भी, छिड़काव करने के बाद में भी, जब खेत से गेहूं में से सरसों नहीं गई है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या दवा का छिड़काव किया होगा हमने। लेकिन फिर भी गेहूं मेरे हिसाब से 10 में से 10 नंबर अच्छा है। अब बहुत अच्छा तो फिर कभी नहीं हो सकता है, लेकिन 10 में से 10 नंबर मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, आप भी ज़रूर बताएं। खरपतवार अगर निकल पाता है तो भी ठीक, निकालना तो सही है, निकल पाता है तो ही ठीक, नहीं निकल पाता है तो भी ठीक। फिर क्या होगा, अगली बार में आप बोलोगे कि बीज बन जाएगा, खरपतवार बहुत सारे हो जाएंगे। तो सारे में बात है कि सारा तो अभी भी हो गया था जिससे बीडीसाइड का स्प्रे किया गया था, अब इससे भी ज़्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर से बीडीसाइड दवा का स्प्रे किया जाएगा। हो सकता है कि अब की लाइट किया हूँ, अगली बार में ज़्यादा कर दूँ कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। हो सकता है कि अगली बार में गेहूँ इस टाइम के पहले ही पड़ जाए। तो जो फसल की अवधि, फसल को कितना टाइम मिलेगा जमने से मैच्योर होने तक, पकने तक, अगर आपके पास में टाइम कम है उस हिसाब से हम दवा का डोज जो होती है हार्डनेस बना कर देते हैं। अभी दवा में पेल दूध रख पूरी तरीके से, पूरी हार्ड तरीके से, तो गेहूं भी लड़क जाएगा, क्या ही फ़ायदा होगा। 20 दिन डोरमेंट हो जाएगा, 20 दिन के बाद में ग्रोथ शुरू होगी, तो पूरा का पूरा टाइम बर्बाद जाता। इसलिए हमने दवा का प्रयोग लाइट बनाकर किया है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस विधि से आपने कभी गेहूं की बिजाई किया है या नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब कुछ इस खेत के साथ में, इस विधि के साथ में क्या कुछ मैं करता हूँ, क्या कुछ घटता है, होता रहता है, सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। पूरी तरीके से जीरो टिलेज विधि से पकने तक कितना उत्पादन, कितना काम, कैसे काम किया गया है, जानने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
बाकी आप सभी ने हमारे साथ में अपना बेशकीमती समय साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लगातार चलती रहेगी, आप लोग देखते रहें, एंजॉय करें, नहीं तो नेक्स्ट फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।